हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये थर्ड क्लास है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, और उम्मीद करता हूँ लास्ट वाले 2 वीडियो आपने देखे हुए भी हैं। चलिए, आज ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हमारे पास में एक नया टॉपिक आ गया है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है और उसमें से क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो वो बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कंडीशन अप्लाइड। वो कंडक्टर जो था बच्चों, वो कहाँ होना चाहिए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। वो कंडक्टर पहले से किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा हुआ होगा, ये दिख रहा है ना, ये कंडक्टर। इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन देखो, डायग्राम को एक बार के लिए देखिए, इससे थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो डायग्राम में आपने देखा है कि क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर तो प्लेन के हैं, है ना। इस सरफेस के क्या है, जो फोन की सरफेस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है और कहाँ पर है बच्चों, इनवर्ड है। कहाँ पर है, इनवर्ड है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। फिर करंट की डायरेक्शन देखिए, ऐसा शो कर रखी है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देखिए बच्चों। ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है आई। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है ना, ऐसा करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चलेगी के कैप है, और वो भी अंदर की ओर है तो माइनस का के कैप लगा देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड था, और जो करंट जा रही है आई, उस करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स से इसका मतलब आई कैप लिख देता हूँ। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब एल वेक्टर की भी डायरेक्शन आई कैप ही होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये दो दो डायरेक्शन में पता है। हमें किसकी डायरेक्शन को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, है ना। एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मेथड है। कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मेथड। और एक जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दैट इज स्लैप रूल। ये बहुत अच्छा है, एग्जाम में लिखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत सही है, लेकिन काम करने के लिए राइट हैंड रूल बहुत अच्छा है, या स्लैप रूल बहुत अच्छा है। देखो, स्लैप रूल को डायग्राम में यहाँ पर बता भी रखा है। देखो क्या होता है, स्लैप रूल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर्स के थ्रू शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं, फिंगर्स के थ्रू शो करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये जो फिंगर्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। फिर जो करंट जा रही है वो थंब से, करंट को किससे बच्चों, थंब से, करंट थंब से। तो फिर फोर्स कौन बताएगा, आपके हाथ का जो पाम है ना, पाम, हथेली, ठीक है, ये हथेली जहां की ओर देख रही है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब इस हथेली से जहां की ओर थप्पड़ मारोगे वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब समझना, मेरे साथ में काम करो, मेरे साथ में राइट हैंड को यूज करो, फिर काम करके देखते हैं। क्या करो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है क्रॉस, तो फिर अपनी अंगुलियां लो और परपेंडिकुलर इनवार्ड ले जाओ, स्क्रीन की तरफ निकाल दो इन अंगुलियों को, इन अंगुलियों को स्क्रीन की तरफ ले जाओ, लेके चले गए। फिर इसके बाद में करंट की डायरेक्शन के अंदर थंब को लेकर के जाओ, तो थंब को खोलो। थंब को जैसे ही खोलोगे तो ये डायरेक्ट देखो आपको करंट की डायरेक्शन में पता चलेगा। तो ये थंब चला गया करंट की डायरेक्शन में, तो भैया फोर्स कहाँ की ओर लगेगा देवताओं, आपकी हथेली देखो ऊपर की ओर देख रही है ना। हथेली कहाँ की ओर देख रही है, ऊपर की ओर देख रही है, इसका मतलब फोर्स भी कहाँ की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है भाई, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर की ओर देखेगा फोर्स, ये दिखाई दे रहा है ऐसा। क्लियर है ये बात। ये राइट हैंड स्लैप रूल बहुत अच्छा काम करता है, इसे राइट हैंड रूल ही बोलते हैं, लेकिन मैं इसे स्लैप रूल बोलूंगा, इससे याद रह जाता है। तो डायरेक्शन पता चल गया। वापस से, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को, थंब करंट की डायरेक्शन को, तो फोर्स होगा जहां पे आपकी हथेली देख रही है, जहां पे आपका पाम देख रहा है, या आप इस हाथ से जहां की ओर थप्पड़ मारेंगे वो थप्पड़ की डायरेक्शन ही क्या बताएगी, फोर्स को बताएगी। बात समझ में आ गई देवताओं। चलिए, तो ये तो थी रामायण डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन की थी।
चलिए, अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मेरे को वो नहीं यूज़ करना, मेरे को तो फ्लेमिंग वाला लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, तो फ्लेमिंग वाले लेफ्ट हैंड में क्या होता है बच्चों, सिंपल सा है। आपकी जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, कौन सी फिंगर है बच्चों, इंडेक्स, जिससे आप किसी को उंगली दिखाते हो ना रे, हैं, सामने से उंगली नहीं दिखाते, ए ऐसे अंगुली करते हुए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे। फिर मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर तो समझते हो ना, बीच वाली उंगली, वो किसको शो करे, करंट की डायरेक्शन को शो करे। तो फिर आपका ये जो थंब है वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। कंडीशन अप्लाइड, ये तीनों फिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या बोलते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच द 3 fingers of left hand like this, that they should be mutually perpendicular to each other, कि वो एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हमारी जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, वो चुंबकीय क्षेत्र को बताए, मैग्नेटिक फील्ड को। मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर, वो करंट की डायरेक्शन को बताए। तो फिर जो हमारे हाथ का जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है ना, अंगूठा, वो फिर मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। ठीक है, ये 2 रूल हैं। चलिए भैया, ये तो रामायण थी किसकी, रूल्स की। ओ चलो अब देखते हैं कि भैया ये फोर्स आएगा कितना, ये फोर्स कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार के लिए। रेज हैंड, ओके, ऑल राइट। चलिए अब देखो, ये बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सभी ने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बताओ ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, ये मैग्नेटिक फोर्स था ऑन अ चार्ज, है ना, किसी चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक है, ये था। अब अपन ने क्या किया, ये जो करंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये देखो डायग्राम में, देखो ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट अपन ने कट कर लिया, इतना पार्ट अपन ने क्या कर लिया, कट कर लिया है बच्चों डायग्राम में। और अगर पूरे की लेंथ एल है, अगर पूरे की लेंथ बच्चों एल है, तो इस छोटे से पार्ट की लेंथ को कितना बना दिया, डीएल। ये बात ध्यान में रखना, इस डीएल का क्रॉस सेक्शन एरिया अभी भी ए ही है, लेंथ कितनी है, टीएल है। ये बात ध्यान रखना, अपन पहले छोटे से पार्ट पे काम करेंगे, है ना। तो हमने बोला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन डीएल एलिमेंट, डीएल करंट एलिमेंट है ना, ये करंट एलिमेंट, और ये छोटा सा फोर्स था, छोटा सा लेंथ है, छोटा सा फोर्स। और फिर फॉर्मूला अपन ने वही लिखा बच्चों, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसमें से करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन आप सभी को पता है ऐसी जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है ना। चलिए हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस डीएल पार्ट में, जो डीएल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस डीएल पार्ट के अंदर, इतने से पार्ट के अंदर कितना चार्ज है, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए अपन ने क्या बोला, एक कंडीशन लगाई, लेट देयर आर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। ये बात ध्यान में रखना, ये स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर है। इतने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, सिंपल सा पार्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो यूनिट वॉल्यूम में इतने, सो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम एडीएल। एडीएल कौन सा वॉल्यूम हुआ बच्चों, ये जो छोटा सा पार्ट अपन ने कट किया है ना यहाँ पर, ये वाला, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो इस पार्ट का ए ही है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, तो मैंने लिख दिया एडीएल वॉल्यूम में। तो हमने बोला सो चार्ज इन वॉल्यूम एडीएल विल बी, बताओ कितना होगा। मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने,
तो ADL वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा NaDl, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, विल बी NaDl, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस छोटे से पार्ट के अंदर, इतने चार्जेस होंगे। चलो नंबर ऑफ चार्ज आ गया क्या, अगर नंबर ऑफ चार्ज आ गया तो टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ऐसा ही होगा, है ना, नंबर ऑफ चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q विल बी NeADl। बताओ कोई दिक्कत है क्या, इतना चार्ज है भैया उस DL एलिमेंट के पास में, ठीक है बात। चलो अब काम करना आगे करते हैं, देखो क्या होगा, तो हमने बोला इसको आगे बढ़ाते हैं। सो फोर्स कितना होगा, DF वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्यू की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूँ NeADl, देखो ये क्यू की जगह वैल्यू पुट करी है, इस वाले क्यू की जगह, और फिर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो अब आगे काम करते हैं, व्हाट इज V, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस होगी। अब वेलोसिटी ऑफ चार्जेस क्या होगी, तो हम बोलते हैं वेलोसिटी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने हमेशा पढ़ा है, क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो DL एलिमेंट को, मतलब DL करंट एलिमेंट को पार करने में कितना टाइम ले रहे होंगे, dt टाइम ले रहे होंगे। तो हमने बोला कि V की जगह तो DL डिवाइडेड बाय dt भी लिख सकता था, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो DF वेक्टर इज इक्वल्स टू NeADl, और V वेक्टर की जगह लिखा DL वेक्टर डिवाइडेड बाय dt और मल्टीप्लाइड विद B वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझिए भैया, ये dt जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इस dt को आप B के नीचे भी लगा सकते हो और इस dt को आप बाहर भी ले जा सकते हो, तो फिर ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, DF वेक्टर इज इक्वल्स टू NeADl डिवाइडेड बाय dt, और अंदर देखो कौन बच रहा है, DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बच रहा है क्या, अंदर यही बच रहा है। देखिए अब आगे काम करते हैं, ये क्या बता रहा है हमें, DL डिवाइडेड बाय dt, इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए, DL डिस्टेंस को dt टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी ये जो स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट स्पीड होगी। कौन सी स्पीड होगी बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड होगी। तो ये DL बाई dt यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड को बता रहा है, तो हमने लिखा ये भैया ये ऐसा है NeAVD, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, डन हुआ। चलो ये ये वाला फॉर्मूला NeAVD, एक फॉर्मूला आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू NeAVD, ये थर्ड चैप्टर का है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले का, ठीक है। तो मैं इसकी जगह I लिख सकता हूँ, सो DF वेक्टर इज इक्वल्स टू I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बताओ भाई ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब ये फोर्स कहाँ पर है, वो छोटे से एलिमेंट पर जिसकी लेंथ DL थी, तो टोटल फोर्स कितना होगा और रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो हमने बोला दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, है ना। चलिए तो DF का इंटीग्रेशन करोगे तो F वेक्टर आएगा, और यहाँ पे I तो कांस्टेंट है, DL का इंटीग्रेशन करोगे तो L आएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पता चला बच्चों ये, हाँ देखो एक बार के लिए पूरा डेरिवेशन देखो, ये पूरा डेरिवेशन देखिए एक बार के लिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पता चला अपन ने क्या किया, हमारा टास्क ज़्यादा नहीं था, ये बात ध्यान में रखिए, हमारा टास्क बहुत छोटा सा था। हमने बोला कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमने एक DL एलिमेंट को काटा, DL एलिमेंट को जैसे ही कट कर लिया तो बोला कि इसके पास में चार्ज कितना है। बहुत सिंपल सा तरीका बोला कि हमने बोला कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज होता है N, तो DL एलिमेंट का वॉल्यूम, DL एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, ADL है, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने लिखा NaDl होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए DL के पास में टोटल चार्ज है कितना Q,
तो हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा NaDl को E से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बना NeADl। ठीक है, ये चार्ज का फॉर्मूला। फिर आप सभी को पता है F का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था क्या, बस इसके अंदर पुट करना है और कुछ नहीं करना। इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए क्यू की वैल्यू को और फिर सिंपल सी मैथमेटिक्स को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ इतना? ये सिंपल सा टास्क था बच्चों, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं था कुछ भी। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट भाई कि नेक्स्ट कितना पार्ट अपना बचा हुआ है। अब इससे पता क्या चल रहा है वो सोचने वाली बात है, इससे हमें क्या पता चल रहा है। पहली बात, जो फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर तो फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी जी। और अगर कोई लेंथ कोई वायर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फिर फोर्स लगता है ये एल क्रॉस बी वाला। कितना लगता है? एल क्रॉस बी वाला फोर्स लगने लगता है। ये दो चीजें हमें पता चली, ये सिंपल सिंपल सी चीजें थी। दूसरी चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ये एल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर के रूप में ही देखने की जरूरत है हमें, है ना। कहने का मतलब समझिएगा, अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड होता, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड होता, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है, क्रॉस बहुत पास पास में ले लिया है। ये कुछ ऐसा है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसा करंट एलिमेंट है। ओके, ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? एक मिनट रुको, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। वाइट कलर का है रे यार, सिंपल से कलर दिखाओ, देखें एक बार। हाँ भाई देखो, देखे ये दिखाई देगा क्या? ओ चलो ऐसा मान लेते हैं, ये करंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है। करंट ऐसे जा रही है यूं। अब ये सीधा दिखाई दे रहा है क्या? सीधा होता तो हमारा तो ठीक है, एल और सब कुछ बराबर था, है। लेकिन अब ये सीधा नहीं है, ये करंट ऐसे जा रही है, इसमें दिखाई दिया। अब बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इस भैया के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, पता चल रहा है क्या किसी को? है, चलो अगर किसी को पता चले तो बताओ मेरे को भी, मैं भी सोच में पड़ा हुआ हूँ अभी थोड़े दिनों से। अरे बताओ देवताओं, क्या हुआ? चलो इसके लिए काम देखो, इसके लिए हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का यूज करो। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये तो पूरा डिस्टेंस है बच्चों, ये तो पूरा डिस्टेंस है। आपको तो वेक्टर चाहिए, एल वेक्टर, ये होगा एल वेक्टर यू, ये स्ट्रेट वाला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये यहाँ पे ए लिख दो, इस वाले को मैं एक्स, एक्स भी नहीं लिख सकता, ये भी नहीं लिख सकता, मैं इसको पी क्यू लिख देता हूँ, पी और यहाँ पर क्यू, इधर क्यू है, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यू वैक्टर यूज किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ये पूरी लेंथ मत देख लेना कि भैया ये तो लेंथ दी हुई है ऐसी ऐसी वाली, ये कर्ड वाली, ना भैया ऐसा मत यूज करना। आपका जो फोर्स होगा ना यहाँ पर एफ, वो क्या होगा आई, और फिर ये जो पूरा लेंथ है ये एल नहीं यूज होगा, ये यूज होगा पी क्यू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। बच्चों ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना, इतना फोर्स लगेगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने शो किया, है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई ऐसा करंट एलिमेंट होता यू, ये करंट एलिमेंट होता और यहां से करंट जा रही है यू, यूं यूं ट्रेवल कर रही है करंट, और यूं आ रही,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कोई करंट एलिमेंट है और ये जो है वो क्लोज्ड है, करंट जहां से चली वहां पर ही वापस आ रही है, एक लूप बना रही है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ऐसा कोई लूप या फिर कोई करंट एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना होगा। है तो बहुत सिंपल सा था बच्चों, हमने बोला कि भैया अगर आप इस लूप को देखोगे तरीके से तो ये जहां से चल रहा है करंट के अकॉर्डिंग चलो, करंट के अकॉर्डिंग, करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, करंट के अकॉर्डिंग चले तो जहां से करंट जा रही है वहीं पर लौट करके भी आ रही है, वहीं पर लौट करके भी आ रही है, समझ रहे हो। तो अगर टोटल लेंथ देखोगे वेक्टर की, जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म है, अगर जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म है तो टोटल एल वेक्टर जो होगा वो तो जीरो होगा बच्चों। अगर एल वेक्टर भी यह जीरो हो गया तो लगने वाला फोर्स भी कितना होगा, जीरो होगा। इसीलिए कोई भी करंट लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, वापस से सुन लो, कोई भी करंट लूप, क्लोज्ड करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर लगने वाला फोर्स तो जीरो ही होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए पता चल गया, तो आपको क्या देखना है, एल को वेक्टर के अंदर देखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, एज यूजुअल न्यूमेरिकल हमेशा ही सिंपल होते हैं। चलिए काम करना चालू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल में बोल रहा है अ हॉरिजॉन्टल रॉड, हॉरिजॉन्टल तो समझ रहे हो ना, लेटी हुई रोड है, of 2 meter long is mounted on a balance and carries a current। एक रॉड है 2 मीटर की और बैलेंस पे रखी हुई है और उसके पास में कुछ ना कुछ करंट भी जा रही है। At the location of the road, a uniform horizontal magnetic field has a magnitude of this much and has a direction perpendicular to rod। इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, वो थोड़ा समझना, क्या हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड ऐसी यूं, क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल रोड ऐसी और करंट कैरिंग है, इसका मतलब उसमें करंट जा रही होगी, लेट सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेट सपोज करो इस डायरेक्शन के अंदर उसमें क्या जा रही है, करंट जा रही है, तो इसका लेंथ का भी तो मैं इसी तरफ लूंगा, ये तो क्लियर है, लेंथ भी तो इसी तरफ ली जाएगी, है ना, ये बात ध्यान रखना। और फिर आगे बोल रहा है द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना भैया, इतने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रॉड है, तो मतलब वो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता था, शायद ऊपर भी हो सकता था मैग्नेटिक फील्ड, शायद अंदर भी हो सकता था मैग्नेटिक फील्ड, है ना, लेकिन ये दोनों एल और बी एक दूसरे से कितना एंगल पे है, 90 पर है, इतना तो क्लियर हो गया। चलो ये बात ठीक हो गई। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रोड इज मेजर्ड बाय द बैलेंस, वो बैलेंस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को ही कैलकुलेट कर रहा है, एंड इज फाउंड टू बी दिस मच, इतना फोर्स लग रहा है। देन व्हाट इज द करंट, बहुत सिंपल हुआ नहीं हुआ बच्चों, समझो। पहले तो अपन लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, या फिर मैं मैग्नीट्यूड में इसको लिखूं तो एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, होनी नहीं चाहिए, है। थीटा की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू को समझो एक बार के लिए, थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा है एल और बी के बीच का एंगल, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फिर थीटा इज 90, तो फिर साइन की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी। चलो आपको क्या कैलकुलेट करना था भैया कि व्हाट इज द करंट, करंट आई की वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाय एल बी। फोर्स देखो कितना लग रहा है, साफ साफ दिया हुआ है 0.13 न्यूटन, लेंथ 0.2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.067। बताओ देवताओं, सारी चीज तो दी हुई है, कुछ तो बाकी छोड़ा नहीं है भैया ने, छोड़ रखा है क्या रे, बस 2 से मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, मेरे हिसाब से तो उतना ही आ रहा है, ऑल एंड ऑलमोस्ट 1 एम्पियर आएगा, देख लेना, और तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये 1 एम्पियर के बराबर ही मेरे को लगभग दिखाई दे रहा है। चलो 1 एम्पियर तो नहीं होगा, कम हो गया, 10 एम्पियर के आसपास आएगा, क्योंकि 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, एक और आ जाएगा, ठीक बात है, ये 0.01 हो जाएगा, और फिर उसको कन्वर्ट करोगे, ये 10 एम्पियर के अप्रॉक्स में आएगा, 10 एम्पियर के अप्रॉक्स में आएगा, और कैलकुलेशन आपके हाथ में है, लेकिन बस मैंने वैल्यू पुट की है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, ठीक है। पता चला, तरीके से सवाल को पढ़ो, चीजें बहुत सिंपल थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, जैसा मैं बता रहा था वैसा सवाल आ गया इस बार। देखो क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस वन 2 मीटर
is placed in a uniform magnetic field B is equals to 2 Tesla in a direction perpendicular to the plane of the square inward, equal current is 3 ampere is flowing in the direction as shown into the figure. Find the magnitude of the force on the loop. सारी रामायण को छोड़ो, क्या बोल रहा है सीधा सीधा समझाता हूँ। पहले तो क्रॉस देखो, क्रॉस कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। क्रॉस कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भैया अंदर की ओर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको ये देखना है कि भैया करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही लूप को बताती है कि लूप क्लोज्ड है या फिर ओपन है। वापस से, करंट की डायरेक्शन ही बताती है कि लूप क्लोज्ड है या ओपन है। ठीक है, अब देखो इसमें ए से डी तक जा रहे हैं, तो ए से गए ई, ए से गए ई, डायरेक्शन देखो, फिर ई से गए डी, पता चल रहा है। तो इस पूरे के लिए अगर मैं वेक्टर देखूं तो वापस से ए डी वेक्टर ही आएगा क्या। चलो, तो ए ई डी, ए ई डी अगर वेक्टर में लेता तो उसकी वेक्टर लेंथ तो एक्चुअली में कितनी है बच्चों, ए डी ही है। चलो, फिर एक करंट का दूसरा पाथ देखो, ए से लेकर डी तक ही है क्या, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ए डी ही है। फिर तीसरा पाथ देखो, ए से गया वो सी, और सी से गया वो डी, तो ए सी डी पाथ देखो, ए सी डी पाथ, ये भी वापस से ए डी पाथ ही है क्या। तो अगर मैं इसकी 3 लाइनें देखूं, 1 2 और 3, तीनों भैया ए डी को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं वेक्टर में, तीनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए डी को। तो इसके पास में कितनी लाइनें बोलेंगे हम, 3 लाइनें बोलेंगे, और तीनों ही लाइनें कौन सी लाइन है, ए डी लाइन है, ये बात ध्यान में रखना। तो क्या होगा, फोर्स को समझिए, फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा वो समझिए। तो हमने बोला आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसके पास में लेंथ कितनी है वो समझिए, लेंथ कितनी है, तो जितने करंट के पाथ उतनी लेंथ, जितने करंट के पाथ उतनी लेंथ। पहला करंट का पाथ ए ई डी, तो इसकी लेंथ हो गई ए डी, एक बार ए डी वेक्टर, ठीक है। फिर दूसरा पाथ ए डी ही है, दूसरा पार्ट ए डी ही है, तो फिर 2AD हो गया, 2 लेंथ हो गई। फिर तीसरा पाथ ACD है, तो भैया ACD भी तो AD पार्ट ही था, तो इसके पास में कितनी लेंथ हो गई, 3AD लेंथ हो गई। टोटल लूप के पास में कितनी लेंथ हो गई, 3AD। क्या ये लूप क्लोज्ड है, नहीं भैया, ए से चला है वापस ए पे कंप्लीट नहीं हो रहा, धारा वापस ए पर नहीं आ रही है, करंट वापस ए पर नहीं आ रही है, ए से जा रही है, कहाँ तक जा रही है, डी तक जा रही है। तो 2 अलग अलग पॉइंट है, तो टोटल लेंथ देखोगे दोनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर तो कितनी मिली, 3AD वेक्टर, कितना, 3AD वेक्टर। क्रॉस क्या आएगा बच्चों, बी वेक्टर। बात समझ में आ गई। अब AD वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल समझो, AD तो भैया इस डायरेक्शन में है यूं, और मैग्नेटिक फील्ड भैया बिल्कुल सीधा अंदर की ओर है, पेन को बिल्कुल अंदर फाड़ के ले जाओ पेज के, है ना, तो अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पेज पे ही जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो एक बार के लिए पेन को रखो पेज के ऊपर, 90 डिग्री बनाओ क्या, पेज के ऊपर पेन को सीधा रखो, 90 डिग्री बनेगा ना बच्चों। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू 3AD, और मल्टीप्लाई होगा बी से, और यहाँ पर आएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। अब AD की लेंथ चाहिए आपको, AD की लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर के लिए साइड दे रखी है क्या, स्क्वायर के लिए साइड दे रखी है 2 मीटर, और AD क्या है इसका, डायगोनल है क्या, डायगोनल क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर और उसका रूट 2 कर दो क्या, बताओ ऐसे ही करेगा। अरे 90 डिग्री वाला देख लो रे यार, ये हाइपोटेनस है क्या, ये कर्ण है क्या, कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका रूट, इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका रूट, है ना। चलो कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर और उसका रूट, इसका मतलब √2L, ये AD होता है। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई भी, √2, और L की वैल्यू कितनी है, 2। पता चल गया कितना रखूंगा मैं यहाँ पर, ये वेक्टर हटा दो यहाँ से। चलो, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा करंट की वैल्यू, भैया करंट कितनी दे रखी है, 3 इंटू 3 इंटू AD, AD की लेंथ कितनी है, 2√2,
फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी 2 दे रखा है। हाँ भाई, ये है फोर्स न्यूटन में। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36। तो फोर्स जो आएगा दैट इज 36√2 न्यूटन। बच्चों वापस से सवाल बहुत बढ़िया है ये, बस ध्यान में रखो कि कितनी लेंथ यूज करनी पड़ेगी। मैं चलो अभी ये सवाल समझाया है, इससे और सवाल भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सामने सवाल दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया बच्चों? ये सवाल भी कुछ उसी तरीके का है। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। सवाल को एक बार के लिए देखोगे तो आपको जो चीज़ दिखाई देगी मैग्नेटिक फील्ड, बी दिया हुआ है क्या, तो आपने लिख लेना है कि भैया बी इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला दिया हुआ है। फिर करंट कितनी जा रही है, करंट आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, करंट भी जा रही है। फिर इस लूप के लिए रेडियस दे रखी है, लूप के लिए रेडियस, दोनों में रेडियस इक्वल है 1 मीटर। ठीक है ये बात। अब क्या पूछ रहा है, फोर्स ही पूछेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस ए एंड बी। चलो सबसे पहले ए को देखो देवताओं, ए को पहले तो ये देखो कि क्या ये क्लोज्ड लूप है या नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया। अब यहाँ से देखो करंट, करंट जा रही है यूं शूं, दिखाई दी ट्र, ऐसा ये गई करंट यूं ऐसे जा रही है। और फिर देखो वापस से कैसे आ रही है यूं, पता चली देवताओं, पता चला क्या करंट कैसा जा रहा है, वापस से यूं गई और यूं वापस से लौट करके आती हुई दिखाई देगी। पता चली? जहाँ से चालू हुई वहीं पे ही ख़त्म हो रही है क्या, जहाँ से चालू हुई वहीं पे ख़त्म हो रही है क्या। लूप कैसा है, क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप के लिए एल वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है देवताओं, सिनेरियो ए, एल वेक्टर फॉर क्लोज्ड लूप इज 0। अगर एल वेक्टर ही 0 है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। क्वेश्चन खत्म, पहला सवाल खत्म। दूसरा देखो, दूसरे में देखो करंट यहाँ से चालू कर रहे हैं, फिर यूं जा रही है श्यां, क्या ये वापस आ रही है उसी पॉइंट पे, नहीं, दूसरा पाथ ऐसा है। पता चला दो अलग अलग पाथ है, एक पाथ ऐसा है, एक पाथ ऐसा है ना। एक जगह से चालू हो रही है, दूसरी जगह कंप्लीट हो रही है, एक जगह से चालू हो रही है, दूसरी जगह कंप्लीट हो रही है। दोनों पॉइंट एक नहीं है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मैं इसको लिख देता हूँ P और इसे लिख देता हूँ Q। ठीक है, तो कितने पाथ हैं इसके पास में, करंट के पास में कितने पाथ हैं, एक पाथ ये फर्स्ट वाला पाथ, ये फर्स्ट पाथ और ये सेकंड पाथ। अब इनकी देखो कि दोनों की लेंथ कितनी है। सेकंड पाथ तो बिल्कुल सीधा है P से लेकर Q तक, तो ये तो इतना का इतना आएगा PQ। और PQ है कितना, रेडियस का ट्वाइस है क्या, ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r है भैया। चलो पता चल गया, एक पाथ तो PQ ही है। दूसरा देखो P है, लेकिन इस वाले पॉइंट को मैं D लिख देता हूँ, तो P से गया D और D से गया कहाँ, Q। लेकिन क्या ये इसका L वेक्टर है, नहीं। सेमी सर्किल का L वेक्टर निकाला है ना बच्चों, कभी सेमी सर्किल का L वेक्टर निकाला है आपने, ऐसा दिया हुआ है ये सेमी सर्किल। तो इसका एल वेक्टर क्या होगा, सेमी सर्किल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही मतलब है मैं तो जी, सीधा। तो ये पाथ आपको यूज करना ही नहीं है, इस पाथ की जगह वापस से इसी पाथ पे शिफ्ट हो जाओ। तो इसके पास में पाथ तो थे दो, एक तो पी क्यू सीधा सीधा था और एक था पी डी क्यू, ये वाला डी वाला। लेकिन पी डी क्यू की वैल्यू भी डिस्प्लेसमेंट में किसके बराबर ली जाएगी, पी क्यू के, वो वापस से कितना है 2r ही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा क्या। चलो वो बाद की बात है, लेकिन कितने पाथ, दो पाथ हो गए, तो लेंथ भी कितनी, दो लेंथ हो गई। ये ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखो रे, इससे ज़्यादा मत ध्यान में रखो। दो पाथ मतलब दो लेंथ, दो पाथ मतलब दो लेंथ। तो हमने बोला कि भैया फोर्स जो है वो होगा आई एल, एक मिनट, एल बी और यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा होगा। या फिर वेक्टर में लिखते तो एल क्रॉस बी लिखते। अब ये एल कितना है, ये एल है पी क्यू एक और ये पी डी क्यू दूसरा, और पी डी क्यू की जगह भी क्या लिखेंगे,
पी क्यू ही लिखेंगे, है ना। तो हमने क्या बोला, F इज इक्वल्स टू आई, लेंथ कितनी 2PQ यूज की जाएगी। आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है, फिर B आएगा और साइन 90 यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और लेंथ ऐसे जा रही है यू, लेंथ ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड सीधा अंदर की ओर जा रहा है। एंगल 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1। करंट की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चों, तो हमने बोला करंट की वैल्यू जो हमें दी हुई है 2 इंटू 2, और पी क्यू कितना है, पी क्यू 2R है भैया, 2R। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1, आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। तो ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, बताओ कितना आएगा, ये 6 आएगा क्या, 6 न्यूटन। पता चला, था सवाल सीधा, सिंपल सवाल था। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है लेंथ में, डिस्टेंस नहीं देखनी। अब उम्मीद करता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अंतर पता होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे सवाल हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आप कर भी लेंगे, ज़्यादा कोई टिपिकल सवाल है नहीं। ये लास्ट वाला सवाल वापस से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया हो, मतलब 2 में नहीं समझ में आया जो अपन ने डिस्कस किया, तो यहाँ पर देखें एक बार के लिए वो बच्चा। ये आपको एक करंट एलिमेंट दिया हुआ है, ऐसा मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू और आर। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस करंट एलिमेंट के ऊपर या इस लूप के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इक्विलेटरल लूप है बच्चों ये, है ना, सामने अगर देखोगे तो लिखा हुआ है इक्विलेटरल लूप। पहले तो ये समझिए कि इसमें करंट के कितने पाथ हैं, या ये पूरा लूप है, क्लोज लूप है क्या। तो चलो पी से जाओ कहाँ, आर, फिर आर से जाओ, एक मिनट ये ले लेते हैं, पी से जाइए आर और आर से जाओ क्यू। एक बात तो ये दिखाई दे रहा है आपको, पी से गए आर और आर से गए क्यू, ठीक है। और एक पाथ पी से गई क्यू है, ये क्लोज तो है ही नहीं, पी से चालू हो रहा है और क्यू पे कंप्लीट है, पी से चालू हुआ और क्यू पे कंप्लीट, ठीक है। और पी से क्यू तक जाने के कितने रास्ते हैं, इसके पास में 2 रास्ते हैं। पी से क्यू के पास में जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा अगर दिया हुआ है तो इसके पास में एल कितना है, एल वेक्टर समझिए कितना है। तो हमने बोला एक तो पी क्यू खुद था, एक तो पी क्यू खुद था, और एक कौन सा वेक्टर था, पी आर क्यू, पी आर क्यू एक वेक्टर ये भी था, प्लस पी आर क्यू वेक्टर। अब देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है इसका, पी क्यू ही है क्या, तो मैंने बोला एल वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कुल मिलाकर के कितना पी क्यू यूज हो रहा है, 2PQ। एल समझ में आ गया कितना यूज करना है, 2PQ यूज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसा होगा वो समझिए, एफ इज इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू देखो कितनी है, मैंने लिख ही देता हूँ, ILB और साइन 90 है बच्चों हर एक केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर बना रही है। तुमने लिखा आई की वैल्यू कितनी है भैया, 2 एम्पियर है। लेंथ कितनी है, 2PQ के बराबर। तो हमने बोला लेंथ है 2PQ, और मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है, 2 टेस्ला है। तो ये होगा 2 इंटू 2, और PQ की वैल्यू 4 मीटर का है, इक्विलेटरल 4 मीटर का है, तो ये भी 4 मीटर ही होगा। तो हमने बोला 4 इंटू 2 कितना हुआ, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 न्यूटन। पता चला। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। बचे हुए ऊपर वाले क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।